दोस्तों नमस्कार। जनमत के संस्करण में मैं रविंद्र वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं। कल की ही बात को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर मैं आपका ध्यान इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, जिसे OIC के नाम से जाना जाता है, उसके विभिन्न देशों द्वारा भारत में भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा द्वारा इस्लाम के सर्वोच्च आध्यात्मिक व्यक्ति के विरुद्ध की गई अपमानजनक टिप्पणी को लेकर के जिस तरह का विरोध और चेतावनी सरकारी स्तर पर दी गई, उसका भारत सरकार ने बहुत कड़े शब्दों में जवाब भी दिया। सरकार ने OIC को स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि इस तरह की छोटी सोच की टिप्पणियों को हम खारिज करते हैं। भारत में सभी धर्मों का आदर है, सभी धर्मों को अपना पालन करने की छूट है और किसी भी तरह का विदेशी हस्तक्षेप हमारे घरेलू मामलों में हमें स्वीकार नहीं है। ये बात इसलिए उठी कि गत दिवस भारतीय जनता पार्टी ने नूपुर शर्मा और अपने एक और प्रवक्ता नवीन जिंदल को संदर्भित टिप्पणियों के कारण जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई और कतर, कुवैत, ओमान जैसे देशों ने जब भारत के दूतावास पे भारत के राजदूत को बुला करके और अपना विरोध व्यक्त किया इन टिप्पणियों के खिलाफ, तो भारत सरकार ने एक कूटनीतिक सौजन्यता दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी के इन प्रवक्ताओं को उनके पद से और पार्टी से अलग करने के लिए संभवतः भाजपा नेताओं को, संगठन को निर्देश दिए। और चूँकि भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात की चिंता रही होगी कि उसके नेताओं के कारण से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार की छवि और भारत के जो आपसी संबंध है इस्लामिक देशों से वो ख़राब ना हो। लेकिन इसकी यदि इस निर्णय को कुछ इस्लामिक देश भारत की कमजोरी मान रहे हैं, तो मुझे लगता है कि भारत सरकार ने जो जवाब OIC को दिया है वो बहुत ही सटीक और बहुत ही ज़रूरी था। और एक शक्तिशाली देश के रूप में इस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त करना निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। इस बारे में मैं ये उल्लेख करना चाहूँगा और आपको ये जानकारी देना बहुत ही सामयिक है कि जिस कतर ने हमारे राजदूत को बुला करके भारतीय जनता पार्टी की एक नेत्री द्वारा की गई टिप्पणियों पर कड़ा विरोध व्यक्त किया, वही कतर इस बात के लिए दोषी है कि हमारे हिंदू देवी देवताओं के आपत्तिजनक नग्न चित्र बनाने वाले मकबूल फ़िदा हुसैन ने जब भारत छोड़ा ज़बरदस्त विरोध के कारण, तो इसी कतर ने उन्हें नागरिकता प्रदान की। अब ऐसा देश जब ये कह रहा है कि सभी धर्मों का आदर होना चाहिए, तब क्या उसे मकबूल फ़िदा हुसैन को नागरिकता देना चाहिए थी? बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। मैंने कल भी कहा था कि पाकिस्तान में जिस तरह से हिंदू धर्म स्थानों का विध्वंस होता है और हिंदू आबादी वहाँ निरंतर घट रही है, क्या इस्लामिक देशों को इस बात पर एतराज़ नहीं करना चाहिए? इससे भी बढ़कर जो बात मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ वो ये है कि 50 से ऊपर के जो इस्लामिक देश हैं जो OIC के सदस्य हैं, सऊदी अरब से लेकर के और UAE तक, छोटे भी देश हैं, बड़े देश हैं, तेज़ उत्पादक देश भी हैं, इनकी हिम्मत कभी चीन की आलोचना करने की नहीं होती। अब प्रश्न ये है कि चीन की आलोचना क्यों की जाए? तो चीन का जो जिंगजियांग, जिसे पहले सिकियांग प्रांत कहते थे, ये चीन के भूभाग में सबसे बड़ा प्रांत है। यहाँ पे करीब 1 करोड़ 20 लाख उइगर मुसलमान रहते हैं। ये उइगर प्रजाति जो है मूलतः टर्की से आई थी और आज भी उनकी जो भाषा है, जो उइगर भाषा वो बोलते हैं, ऐसा कहा जाता है कि वो टर्की की भाषा से मिलती है। आज टर्की भी हिंदुस्तान के विरुद्ध काफ़ी समय से मुहिम छेड़े हुए है। मलेशिया भी उसमें शामिल हो गया है, पर टर्की काफ़ी मुखर है। आज टर्की अपने मूल निवासियों के ऊपर चीन द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के बारे में बोलने की हिम्मत नहीं करता। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ OIC के जो 57-58 सदस्य हैं, जिनमें सऊदी अरब, कुवैत, ईरान, इराक जैसे तेज़ उत्पादक देश भी हैं,
वो भी चीन को इस बात के लिए कभी कटघरे में खड़ा करने का साहस नहीं बटोर पाते कि उसने उइगर मुसलमानों के ऊपर कितनी पाबंदियां लगा रखी हैं और कितने अत्याचार कर रही है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल के अलावा मानवाधिकार आयोग जो विश्व का है, उसकी तमाम रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि चीन जो है वो तिब्बत की तरह सिकियांग प्रांत में रह रहे उइगर मुसलमानों की नस्ल को समाप्त करने के लिए हर तरह की अत्याचार करता जा रहा है। वहाँ पर किसी मस्जिद में लाउड स्पीकर नहीं है, वहाँ नमाज़ पढ़ने पर बैन है, रोज़ा रखने में बैन है, दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध है, बुर्का पहनने पर प्रतिबंध है। और धीरे धीरे वहाँ जो चीन का जो मूल प्रजाति है हान, उसके लोगों को वहाँ बसाया जा रहा है। और जिस तरह से तिब्बत में चीन ने तिब्बतियों की नस्ल को नष्ट कर दिया और वहाँ एक तरह से पूरी तरह से अपनी जो है आबादी को वहाँ बसा करके तिब्बत की पहचान को शनही शनही बर्बाद करने की जो योजना बनाई थी उसमें वो सफल भी हो गया है। उसी तरह का खेल वो उइगर मुसलमानों के साथ खेल रहा है। उसे इस बात की बहुत आशंका है, बीच बीच में कुछ ऐसी गतिविधियां और ऐसी घटनाएं वहाँ हुई जिनसे चीन की सरकार को ये लगा कि उइगर मुसलमान अंततोगत्वा आतंकवाद को चीन की धरती पर फैला देंगे। तो उसे तत्काल उनकी जड़ों पर प्रहार करना शुरू किया और बीते अनेक वर्षों में उइगर मुसलमानों की स्थिति इतनी दयनीय बना दी गई है कि वो जो है वो मुंह में दांतों के बीच में जीभ की तरह अटक करके रह गए हैं। लेकिन दुनिया के तमाम ताकतवर देश आज इस हैसियत में नहीं है कि वो चीन से उइगर मुसलमानों की स्थिति के बारे में पूछताछ भी कर सके। ना दुनिया की किसी मानवाधिकार टीम को या किसी भी अन्य पर्यवेक्षक दल को चीन वहाँ जाने की इजाज़त देता है। ना उइगर मुसलमानों के बारे में दुनिया के मीडिया को जो मालूम पड़ता है वो दबे छुपे जो खबरें वहाँ से आ जाती हैं उन्हीं को आधार बना करके उइगर मुसलमानों की स्थिति पर विचार होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर के दुनिया में जितने भी मानवाधिकार संगठन हैं और भी जो अन्य संगठन हैं जो मानव हितों से जुड़े हुए हैं उनमें उइगर मुसलमानों की चिंता होती है। किंतु क्या पाकिस्तान जो चीन का सबसे करीबी दोस्त माना जाता है और चीन के टुकड़ों पर वो पल रहा है, क्या पाकिस्तान के किसी हुक्मरान ने जाकर के चीन के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से इस बात की चर्चा करने का साहस दिखाया कि उइगर मुसलमानों की इतनी दुर्गति क्यों की जा रही है, उनकी नस्ल को नष्ट करने का ये षड्यंत्र क्यों रचा जा रहा है? आज दुनिया में जरा सी बात पर किसी भी इस्लामिक रवायत पर या किसी इस्लाम से जुड़े किसी भी आध्यात्मिक व्यक्ति का अपमान होने पर तरह तरह के खतरनाक फतवे जारी हो जाते हैं जिसमें हत्या से लेकर के बलात्कार तक की धमकियाँ दी जाती हैं। हम जानते हैं कि डेनमार्क के कार्टूनिस्ट के साथ क्या हुआ। सलमान रुश्दी जैसे लेखक बरसों से निर्वासित जीवन यहाँ वहाँ व्यतीत कर रहे हैं, उनके विरुद्ध फतवा है। पर क्या कभी किसी मुस्लिम देश ने, किसी मुस्लिम संगठन ने चीन के राष्ट्रपति के खिलाफ कोई फतवा जारी किया है जो उइगर मुसलमानों को बेरहमी से मौत के घाट भी उतार रहे हैं या जो जिंदा हैं उनकी ज़िंदगी जो है नर्क की तरह है? भारत में तमाम वामपंथी संगठन हैं जो देश में धर्मनिरपेक्षता के ऊपर होने वाली किसी भी चोट पर जो है इनटॉलरेंस का बाजा लेकर के बैठ जाते हैं। किंतु क्या किसी वामपंथी संगठन ने आज तक सिकियांग प्रांत में रह रहे उइगर मुसलमानों की जो दुर्दशा है, उनका जो नरसंहार हो रहा है, जिसको जेनोसाइड कह दिया गया है दुनिया के अनेक देशों द्वारा, अनेक संगठनों द्वारा, उसके विरुद्ध मुंह खोलने की हिम्मत जुटा पाते हैं? तो ऐसी स्थिति में ओआईसी द्वारा भाजपा की एक नेत्री के विरुद्ध जो कड़ा रुख दिखाया गया है वो मुझे लगता है कि एक तरह का दोगलापन है। यदि ओआईसी में इतनी दम है और वो अपनी तेज संपदा पर दुनिया को झुकाने की ताकत रखता है तो अगर उसको चाहिए कि सबसे पहले चीन द्वारा उइगर मुसलमानों के विरुद्ध जो भी कुछ अत्याचार किए जा रहे हैं उनके विरुद्ध आवाज़ खोलने का साहस उठाए। मुझे लगता है कि भारत सरकार ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ को जो जवाब दिया है वो बहुत ही सही और स्वागत योग्य कदम है। मुझे लगता है कि एक शक्तिशाली देश को दुनिया के सामने इसी तरह से पेश आना चाहिए। आज दुनिया का जो परिदृश्य है और जो भी दुनिया की ताकतवर जो दुनिया के देश हैं, आज उन्होंने यदि विश्व जनमत को अपने अनुरूप ढालने का, झुकाने का जो करिश्मा किया है वो इसी बात पर किया है कि वो अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान के बारे में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करते। यहाँ सवाल हिंदू और मुस्लिम का नहीं है, यहाँ सवाल किसी धर्म के मान अपमान का भी नहीं है, यहाँ सवाल राष्ट्रीय सम्मान का है। और मुझे लगता है कि इस्लामिक देशों द्वारा जिस तरह से एक तरफा सोच के साथ भारत के ऊपर दबाव डाला जा रहा है तो भारत सरकार को इसका मुकाबला करने के लिए बहुत कड़ाई के सामने पेश आना चाहिए और ऐसे अवसरों पर सदैव विदेश की जनता उसके साथ खड़ी रही है। और साथ साथ
उन राजनीतिक दलों को भी ये सोचना चाहिए जो ऐसे अवसर पर हमारी सरकार को कमज़ोर बता करके भारत की सम्मान के साथ मजाक कर रहे हैं, उन्हें कम से कम अपना रुख बदलना चाहिए। ऐसे अवसरों पर जब दुनिया के अनेक देश हमारे देश का विरोध करने का साहस कर रहे हैं, तब भारत से एक ही आवाज़ जाना चाहिए कि ऐसे अवसरों पर भारत एक है और हम अपने अंदरूनी मामलों में किसी भी बाहरी ताकत का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। अतीत में भी हमारी यही नीति रही है और आगे भी जारी रहना चाहिए। आज के इस संस्करण में इतना ही। कल किसी सामयिक विषय पर आपसे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि। नमस्कार मित्रों।